ये मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हमको दुखी किया, इतना मतलब टॉर्चर किया कि हम बता नहीं सकते। अभी भी सोचते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। बहन बहनों ने जब उनके घर पे शिकायत की तो उन्होंने फिर आके मारा और कहा कि यहाँ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। तो मेरे बहनों ने अपना ट्रांसफर करा, अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी में जी रही थी अपने ससुराल में। तो पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड को ये पुरानी घटना पता चल गई। मेरा बेटा जिसको गोद दिया गया था तो सब उसको वहाँ मतलब बहुत बुरा बुरा बोलते थे, तो मुस्लिम है और ये है वो है ना, मतलब नाजायज़ है। जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ है तो वो मेरे एकदम कहने लगा मम्मी मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं ज़िंदगी में, तो बताइए मैं क्या करूँ जी के। क्राइम की कुछ कहानियां इतनी भयावह होती हैं जो सिर्फ विक्टिम को ही ट्रॉमेटाइज नहीं करती, बल्कि इस मामले को जानने, देखने, सुनने वालों के साथ साथ इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज को भी इमोशनल कर देती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था इस मामले में, जब 30 साल बाद एक औरत को वो पल देखने का मौका मिला था जो वो सालों से देखना चाहती थी, अपने गुनहगारों को सजा पाते देखना। 12 साल की उम्र में जो उसके साथ हुआ था, उसकी सजा 30 साल बाद उन लोगों को मिली थी। वो भी इस वजह से क्योंकि उसके बेटे में इतनी जुनूनियत भरी थी जिसने अपनी मां को इंसाफ दिलाने का बेड़ा उठाया था। इस काले किस्से की शुरुआत 1994 में हुई थी यूपी के शाहजहांपुर में, जहां एक लड़की अपनी पढ़ाई पूरा करने के मकसद से अपनी दीदी और जीजाजी के साथ रहने पहुंची थी। उस लड़की की उम्र महज 12 साल थी उस वक्त। उसके दीदी और जीजाजी दोनों नौकरी में थे। जहां जीजाजी एक प्राइवेट नौकरी करते थे, वहीं दीदी जो थी वो स्कूल टीचर थी। ऐसे में इस लड़की को इस बात की उम्मीद थी कि उनके साथ रह के वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी, पढ़ लिख के एक मुकाम हासिल कर पाएगी, अपना नाम रोशन कर पाएगी। लेकिन तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ उसका मकसद तो पूरा होगा नहीं जिस मकसद से वो आई है, उल्टा उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी गमगीन गुजरेगी। क्योंकि वहां उस मोहल्ले में जो है 2 ऐसे दरिंदे रहते थे जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उन दरिंदों का नाम नकी हसन और रजी हसन था। दोनों सगे भाई थे और तब उनकी उम्र करीब 18-19 साल के आसपास की थी, मतलब टीनेजर थे दोनों एक नंबर के आवारा थे, जो हमेशा जो मोहल्ले के पास ही एक कब्रिस्तान जैसी जगह थी वहां बैठे रहते थे और आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को मतलब ताड़ते रहते थे। अब क्योंकि इस लड़की के दीदी और जीजाजी दोनों जो थे वो नौकरी में थे, तो वो सुबह सुबह ही अपने घर से काम पे निकल जाते थे और ये लड़की बच जाती थी अकेली, और इसीलिए ये उनकी टारगेट बनी। जैसे ही उन दोनों की नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ी, उन लोगों ने मन ही मन ये प्लान बना लिया कि हम इस लड़की का एडवांटेज लेंगे, जिसके बाद उन लोगों ने उस लड़की पे डोरे डालने शुरू की। उस नकी हसन और रजी हसन दोनों ने अब उस लड़की के साथ मिसबिहेव करना शुरू किया। कभी यहाँ टच करते, कभी वहाँ टच करते, और फिर मतलब तब ये गुड टच बैड टच का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये था नहीं। मतलब ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना इस तरीके का एजुकेशन अवेलेबल था, और एक ड्रास्टिक दीवार सी थी। मतलब सेक्स एजुकेशन, गुड टच बैड टच एजुकेशन को मतलब कोई कुछ वही समझता ही नहीं था, मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन समझता ही नहीं था। और कहीं ना कहीं इसीलिए इनिशियली उस लड़की को भी नहीं पता चला कि उसके साथ जो हो रहा है वो आगे चल के और विकराल रूप लेने वाला है। क्योंकि अब टच करने मतलब कभी पहले तो बहाने से टच करते थे, अब जानबूझ के कभी गलत जगह टच कर देना। धीरे धीरे इस वजह से लड़की जो थी वो असहज होने लगी और फिर उसने विरोध भी करना शुरू किया। लेकिन उसके विरोध का कहाँ इन पे कोई फर्क पड़ने वाला था। इन लोगों ने फिर जबरदस्ती करनी शुरू की, और तब जब लड़की ने विरोध किया, रोकने की कोशिश की, तो नकी हसन और रजी हसन ने उसको इस बात की धमकी दी कि अगर तुमने इसका विरोध किया या किसी को कुछ कहा तो हम तुम्हारे दीदी जीजाजी को मार देंगे, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। इसलिए चुपचाप हम जो चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो हमें करने दो। और यही कारण था कि वो लड़की जो थी वो दहशत में आ गई। 12 साल की थी महज वो, और उसने उन लोगों को एक तरीके से अलाउ कर दिया। मतलब वो
विरोध कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। और फिर उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। ये कई महीनों तक चलता रहा और जिस दिन इसका भांडा फूटा उस दिन पूरे घर में भूचाल आ गया। हालांकि जिस सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ हो रहा था, इस मामले का भांडा फूटना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि लड़की हद से ज्यादा डरी हुई थी। तभी तो एक बार तबीयत खराब होने के बावजूद वो डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन तब उसके दीदी और जीजा जी ने उसको थोड़ा जोर जबरदस्ती करके वो लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए। और वहीं इस काले किस्से की जो असलियत है वो सामने आई। डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो लड़की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही ये प्रेगनेंसी वाली बात आई, दीदी और जीजा जी का भी माथा जो है वो सुन्न हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। और तब जब उन्होंने लड़की से बात की तो वो टूट गई और हद से ज़्यादा बेतहाशा रोने लगी। और रोते रोते उसने अपनी वो दर्द भरी दास्तां सुना दी, वो ट्रॉमेटिक हालात, वो सिचुएशन सुना डाला जिसमें वो पिछले कुछ महीनों से थी। कैसे दो दरिंदे नकी हसन और रजी हसन उसका रेप कर रहे थे और इस बात की धमकी दे रहे थे कि अगर उसने किसी को कुछ भी बोला तो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसीलिए वो चुप थी। लेकिन उसके दीदी और जीजा जी इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं थे। आखिरकार एक बच्ची उनकी जिम्मेदारी थी। मतलब एक बहन अपने बहन के साथ इस ज्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। पहले तो हुआ कि बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, लेकिन तब डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया क्योंकि ये लड़की सिर्फ 12 साल की है, महज 12 साल की, अबॉर्शन काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और प्रेगनेंसी को भी 4 महीने के आसपास हो गए थे। तो इन सिचुएशन में अगर अबॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली जो चांसेस हैं जच्चा बच्चा दोनों के मर जाने के हैं। तो ऐसे में उनके पास उस बच्चे को पैदा होने देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर, इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, दीदी और जीजा जी जो काफ़ी गुस्से में थे, उन लोगों ने नकी हसन और रजी हसन दोनों के घर पे इस बात की कंप्लेंट की। उनके जाके परिवार वालों को बताया कि आपके ये जो दोनों वहशी दरिंदे लड़के हैं उसने हमारी बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा घोर अन्याय किया है। लेकिन उनके माँ बाप ने उनको कितना समझाया और नहीं समझाया, आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो दोनों बच्चे जो है उसी दिन जो है वो घर में घुस आए और उन्होंने उस लड़की के दीदी और जीजा जी की ज़बरदस्त पिटाई की। इतनी पिटाई की और ऐसा धमकाया कि मतलब वो दीदी और जीजा जी को भी इस बात का एक होता ना कि ओपन मैसेज मिल गया कि इस मामले में तुमने अगर ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, कानून प्रशासन या अपना जो एक कड़ा रुख मुझे तुम दिखा रहे हो, अगर तुमने इसकी कोशिश की तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो यहीं पे जीवन लीला समाप्त कर दी जाएगी। अभी तो सिर्फ उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की है हमने, तुम लोगों की ज़िंदगी को भी हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद ये पूरा परिवार इतने दहशत में आ गया कि इनके पास सिवाय उस जगह को छोड़ देने के और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसीलिए जो है वो उस लड़की के साथ साथ उसके दीदी और जीजा जी ने वो जगह छोड़ दी और वो लोग सीधा पहुंच गए रामपुर। रामपुर ही ये वो जगह थी जहाँ पे उस 12 साल की बच्ची ने जो डिलीवरी करते वक्त 13 साल की हो गई थी, 13 साल की उम्र में वो बच्ची एक माँ बन गई। लेकिन क्योंकि ये एक सामाजिक लो क्लास की बात थी और अभी उस लड़की की ज़िंदगी जो थी वो खुद भी बच्ची थी, तो आगे की ज़िंदगी बहुत लंबी थी, उसकी शादी करनी थी, उसको भी एक लाइफ देना था। दीदी और जीजा जी ने इस बात का फैसला किया कि हम ये जो बच्चा है उसको किसी और को दे देंगे। और इसीलिए उन्होंने बच्चे का जन्म होते ही, मतलब उस 13 साल की उसकी माँ ने, बच्चे के माँ ने शक्ल भी नहीं देखी अपने बच्चे की, और उस बच्चे को हरदोई में एक जो जान पहचान के ही थे उनके दीदी और जीजा जी के, उन दंपति को जिनके पास औलाद नहीं थी, उनको वो बच्चा जो है वो गोद दे दिया गया। जबकि वहीं सन 2000 में उस बच्ची की जो ऑलरेडी कुंवारे में माँ बन चुकी थी, उसकी शादी कहीं और कर दी गई। ये शादी उस लड़की की ज़िंदगी में खुशियों की री एंट्री थी। री एंट्री इसलिए क्योंकि पिछले 7 सालों से खुशी ने उससे मुंह ही मोड़ लिया था। उसकी पूरी ज़िंदगी जो है 1994
के बाद से अब तक जो थी वो गमगीन सी हो चली थी। लेकिन इस शादी ने उसकी ज़िंदगी में खुशियों को एक बार फिर से वापस ला दिया था। उसको एक अच्छा घर वर मिला था जो उसको बहुत सारा प्यार दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी एक नॉर्मल खुशहाल लड़की को शादी के बाद मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब खुशियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो गम भी जो है वो बेसब्री से दरवाजे पे आके दस्तक देनी शुरू कर देता है। वो अपनी बारी का वेट करना शुरू कर देता है कि कब उसको कमरे से अंदर जाने का मौका मिलेगा। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब वो लड़की एक और बच्चे को जन्म दे चुकी थी, मतलब शादी से, और एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तभी उसके पति को कहीं से ये बात पता चल गई कि उसकी जो बीवी है, उसकी जो पत्नी है, वो 13 साल की उम्र में ही कुंवारी माँ बन चुकी है। वो एक बच्चे को जो है वो जन चुकी है और कहीं ना कहीं ये एक दाग या एक बोझ या जो भी कहें वो उसके मत्थे मढ़ दिया गया है, जिसका निर्वहन उसको पूरी जिंदगी करना है। और कहीं ना कहीं ये बात जैसे ही पता चली, उस पति के मन में जो इज्जत, प्यार, सम्मान था उस लड़की के लिए, वो मानो जाता रहा। इसके बाद मतलब पहले तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और गुस्से से भर गया। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कन्फ्रंट करके पूछा और उस लड़की ने, चूंकि उसको यकीन था कि कहीं ना कहीं उसका पति उसको प्यार करता है, उसको समझेगा और शायद हो सकता है कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में उसको सपोर्ट भी करे, उसने, जो लड़की ने, वो पूरी सच्चाई बता दी। उसने बता दिया कि कैसे उन दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी को गमगीन करके रखा था और कैसे बड़ी मुश्किल से वो उबर पाई है, कैसे क्या कुछ उसके साथ हुआ था। लेकिन सपोर्ट करना तो दूर, उसके बाद उसके पति ने फौरन ही उसको लताड़ना शुरू कर दिया, उसके कैरेक्टर पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, उसको अब्यूज़ किया जाने लगा, उसको पीटा जाने लगा। मतलब वो अब एक संस्कारी प्यारी बहू, बीवी, माँ नहीं बन सकती थी, रह सकती थी उस परिवार में। उसके पति ने उसको मारना, पीटना, गाली देना, ताना, ये सब कुछ कसना शुरू कर दिया। और जिस परिवार में अब तक बड़े सम्मान से, बड़े खुशी से वो जीवन जी रही थी, अब वो मानो किसी गुलाम की तरह उस परिवार का हिस्सा बनी थी। लेकिन वो उस अवस्था में भी ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं सकी, क्योंकि फिर उसके पति ने एक दिन गुस्से में उसकी बहुत पिटाई की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो जो है वो लखनऊ पहुंची। लखनऊ जो मायके का इलाका था, वहाँ पहुंची और वहाँ जो है उसने छोटी मोटी, जो एक होता ना कि उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सुसाइड भी कर सके, क्योंकि स्थिति तो उसकी बहुत ज़्यादा बदतर थी। तो उसने छोटे मोटे जो काम होते हैं घरेलू या और चीज़ें, वो करके अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो करना शुरू किया। और कहीं ना कहीं उसके मन में, अंतर मन में, ये जो एक दिया था उम्मीद का, वो बुझने लगा था कि उसके साथ जो कभी ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से वो, मतलब इस बार भी जो उसको पति के घर से निकलना पड़ा था, वो उस दरिंदगी की वजह से ही हुआ था, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, उस मासूम का। तो उसको कहीं ना कहीं एक जो आस थी मन में, वो ये बुझने लगी कि गलती किसी और ने की और सज़ा मुझे मिल रही है, और शायद उन दोषियों को कभी इस बात की सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत को कुछ भी कराना होता है, आपको कुछ देना होता है या कुछ करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपकी पहुंच, आपकी सोच से दूर इन सब सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहा होता है। और कुछ ऐसा ही इस औरत के भी साथ हो रहा था। कहीं ना कहीं इस बात की जो है तैयारी हो रही थी, उसकी किस्मत, भगवान जो है इस बात की तैयारी कर रहे थे कि उसको न्याय मिलेगा, और वो भी उसके उस बेटे के जरिए जो उस 13 साल की उम्र में उस दुष्कर्म की वजह से पैदा हुआ था। कहते हैं कि सच्चाई चाहे सैकड़ों पर्दों के पीछे क्यों ना छुपी हो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। और हरदोई में जो वो बच्चा पल रहा था, जो उस लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का नतीजा था, उसके ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरीके से ये सच्चाई बाहर आ गई। जब वो महज 10-12 साल का था, तभी जो है जो आसपास के बच्चे खेलते थे या लोग थे, वो कहीं ना कहीं, जिनमें से कुछ को इस बात का पता था कि वो कैसे आया है, कैसे गोद लिया गया है, और कहीं ना कहीं उनमें से कुछ लोगों को इस बात
का भी पता चल चुका था कि वो एक नाजायज़ बच्चा है, वो एक मुस्लिम का बच्चा है, वो एक रेप से हुआ बच्चा है, और इसीलिए वो इस बात का जो है वो उसको ताना मारा करते थे। हालांकि शुरू में तो वो उसको उतनी समझ नहीं थी, तो वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, या एक होता ना कि आप सीरियसली चीज़ों को ऐसा नहीं लेते, नहीं सोचते, बट जब उसकी समझ बढ़नी शुरू हुई और उसको कहीं ना कहीं इस बात में यकीन नज़र आने लगा, या उसको इस बात का आभास हो गया कि ये जो माँ बाप हरदोई में जिनके पास वो रह रहा है वो उसके असली के माँ बाप नहीं है, तो उस बच्चे में एक सनक, एक जिद पैदा हो गई कि मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा, मैं उस माँ से पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या था भाई, ऐसा क्या हुआ था कि मतलब मैं यहाँ इनके साथ रहने आ गया, या मैं अपने माँ बाप के पास नहीं हूँ। आखिर क्या है सच्चाई, जो लोग मुझ पे ताना कस रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सच है, ये जानने की उसके अंदर जो है वो लालसा जगने लगी। इसीलिए जो उसके पेरेंट थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, उनसे बात करनी शुरू की, अपनी माँ के बारे में पूछना शुरू कर दिया, और वो लोग भी ज़्यादा दिन तक उसको इस सच्चाई से दूर नहीं रख सके, और उन्होंने उसको उसकी माँ का पता बता दिया। अब माँ का जैसे ही पता चला कि माँ जो है वो लखनऊ में है। इसके बाद वो बच्चा जो है तकरीबन 12-13 साल की उम्र में ही जब उसको इस बात का पता चल चुका था, तो वो बच्चा लखनऊ पहुंचा अपनी माँ के पास, और उसने माँ से इस बाबत जानने की कोशिश की। मतलब उसका गुस्सा एकदम, एक कहता ना कि मतलब वो बहुत गुस्से में था, उसको लग रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ माँ, क्या किया तुमने, सबके पापा होते हैं, मेरे कहाँ हैं, मैं कौन हूँ, मेरी पैदाइश क्या है, क्योंकि ये बात मुझे पता है कि भाई मैं जिनके यहाँ रह रहा हूँ वो मेरे असली पेरेंट्स नहीं है, असली माँ बाप नहीं है, माँ आप हो तो बाप कौन है, बताओ मुझे जानना है। हालांकि वो कुछ सालों तक इस सवाल को इग्नोर करती रही, लेकिन क्योंकि उसका बेटा बार बार उससे ये सवाल करता रहा, उसकी ज़िंदगी में दस्तक देता रहा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको इस बात का आभास भी कराता रहा कि वो उसकी ताकत बन सकता है, मतलब वो शायद उन लोगों को उस बात की सज़ा दिला सकता है जो कारनामा, जो कांड उन्होंने किया था और जिसके लिए वो सज़ा डिज़र्व करते थे। हालांकि तब एक बच्चे से कितना क्या होगा नहीं होगा ये सोचकर कई सालों तक उसने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बच्चा नहीं रुका और बार बार अपने सवाल दोहराता रहा, तो माँ को भी एक दिन ये सच्चाई बतानी ही पड़ी। फिर माँ ने जो वृतांत सुनाया, जो एक दर्द भरी दास्तान सुनाई, वो सुनकर माँ और बेटे जो है वो घंटों रोते रहे, और घंटों रोने के बाद बेटे ने रोते रोते ही ये बात कही कि माँ तूने बहुत सह लिया, इतने सारे साल तूने सह के गुजारे हैं, और अब जो है वो बारी उन दरिंदों की है, हम उनको उनके किए की सज़ा दिलवाएंगे, हम जो है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे, उनको सज़ा दिलवाएंगे। और इस प्रण के साथ उसने अपनी माँ को इस बात के लिए राज़ी किया कि वो जो है वो केस दर्ज करे इस मामले पे। मतलब ये भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो था, क्योंकि माँ जो है वो इतने साल पुराने हादसे को जिसको याद करके ही वो सहम उठती थी, उसको एक तरीके से इस केस के जरिए दोबारा जीना पड़ता उनको, वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ की लालसा थी और बेटे की जिद थी, उसके सर पे जुनून सवार था अपनी माँ को इंसाफ दिलाने का, इसलिए उन्होंने जो है इस बाबत रिपोर्ट लिखाने की सोची। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने इस बाबत अपनी जो है इच्छा जाहिर की पुलिस वालों के सामने कि वो 27 साल पुरानी, मतलब 2021 में वो रिपोर्ट लिखाने पहुंची थी कि 27 साल पहले की बात को वो जो है कि हमें रिपोर्ट दर्ज कराना है, पुलिस वालों ने जो सीधा है वो मना कर दिया कि ये 27 साल पुराना कांड है, हम इस पे रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। पुलिस ने भले ही इस मामले में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था, लेकिन उस लड़के के सर पे अपनी माँ को इंसाफ दिलाने का जुनून इस कदर हावी था कि वो रुकने वाला बिल्कुल नहीं था। इसीलिए उसने फौरन कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में अपनी अर्जी दी कि पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे हैं, और जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस वालों को आदेश दिए कि ये केस रजिस्टर किया जाए। और तब 4 मार्च 2021 को
सदर बाजार जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ये केस दर्ज की गई और इसके बाद जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। 27 साल पहले आप समझ सकते हैं कि 27 साल पुराना अगर कोई मैटर है तो ना तो वो इंसान उस तरह का दिखता है जो तब दिखता था, ना वो जगह वैसी दिखती है जहां ये सब कुछ हुआ था। पुलिस को भी तमाम तरह के जो चैलेंजेस थे उनसे होके गुजरना पड़ा। हालांकि पुलिस ने जब अपनी गहरी तफ्तीश शुरू की तो धीरे धीरे उनको पता लगा कि हाँ, यहाँ पे जो है वो नकी हसन और रजी हसन जो है वो रहते थे यहाँ पे, और लेकिन वो फिलहाल कहाँ है इस बात का अंदाज़ा पुलिस को देने वाला कोई नहीं था। खैर, पुलिस जो है इस मामले में जो है इस बार जो पुलिस ने थोड़ी फुर्ती ज़्यादा दिखाई थी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ के सरकार में, वो पहले के सरकारों के मुकाबले ज़्यादा सख्त है, और कहीं ना कहीं पुलिस का भी ये जो रुख था वो इसमें दिख रहा था। पुलिस ने जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी, बेटा भी लगा रहा, अपने स्तर पर चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता रहा, और फाइनली जो है पुलिस को इस बात का पता चला कि ये जो नकी हसन है और रजी हसन है ये लोग बाहर रहते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने जो है वो ढूंढना शुरू किया, वहाँ पे अपनी टीम लगाई, स्पेशल टीम भेजी, वहाँ के लोकल पुलिस से सपोर्ट लिया, और कर कुरा के उन्होंने जो है उसको सबसे पहले नकी हसन को गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से, और उसके कुछ समय बाद जो है रजी हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये मामला सामने आया, पहले तो जब उनसे बात की गई, उनको कन्फ्रंट किया गया दोनों ही आरोपियों को, तो उन लोगों ने इस बाबत मना किया कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना, और हम तो इस महिला को जानते ही नहीं है। लेकिन आज के समय में डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, इतनी कि आप चाहे कितना भी बोलो, आपकी जो सच्चाई है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और इस मामले में भी डीएनए ने वही किया, क्योंकि जब डीएनए लिया गया उस लड़की का, उसके बेटे का, जो जब वो 13 साल की उम्र में जिस बेटे को उसने जन्म दिया था उसका, और उन दोनों नकी हसन और रजी हसन का, तो फाइनली जो है जो बड़ा भाई था रजी हसन, उससे जो है वो डीएनए मैच कर गया। और जैसे ही डीएनए मैच कर गया, सारी जो ये बातें थी कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है, ये सारी जो बातें थी वो बंद हो गई, और उन अपराधियों को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। तो अब बात करते हैं कि आखिर उन दरिंदों को क्या सजा मिली उनके किए हुए गुनाह के लिए। तो हालांकि ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन अगर ऐसा कोई कांड करता है ना कोई भी क्रिमिनल, तो उसको फांसी से कम नहीं होना चाहिए सजा। मतलब आप सोच के देखो, एक 12 साल की बच्ची की जिंदगी आपने कितनी गमगीन कर दी, उसकी पूरी जिंदगी ट्रॉमा में गुजरी है। वो 13 साल में माँ बन बैठी, एक बच्चा जो जन्म लिया उसकी ज़िंदगी भी ख़राब हुई, वो कहीं और गया, वहाँ से उसको ताने मिले, और पूरी ज़िंदगी वो ताने सहता रहा कि उसका बाप जो है मतलब वो एक नाजायज़ बच्चा है, किसी और कौम, किसी और कम्युनिटी का बच्चा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग ताना कसते हैं। एक 12 साल 10 साल का बच्चा अगर अपनी माँ के पास आके ये सवाल पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि मेरा बाप कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी किसी ट्रॉमा से ही गुजर रहा होगा। वहीं दूसरी ओर इस महिला की जो ज़िंदगी है वो उसी एक कांड की वजह से, जो 13 साल 12 साल की उम्र में उसके साथ हुई थी, वो पूरी ज़िंदगी बिगड़ती चली आई। उसकी शादी हुई, वो टूट गई, इसी वजह से वो दर दर की ठोकरें खाती रही, ताने सुनती रही, मुंह छिपाती रही, छोटे मोटे काम करके कैसे भी अपना पेट पालती रही। ना उसको सम्मान मिला, ना कुछ भी नहीं मिला उसको। उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, क्योंकि उसके साथ दो दरिंदों ने दरिंदगी की थी। लेकिन कहते हैं ना, हमारे यहाँ अभी भी ऐसे कानून हैं जिनमें प्रावधान की बहुत सख्त ज़रूरत है। तभी तो इस मामले में मतलब सज़ा सुनाने के लिए ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं था जिससे एक कठोर सज़ा सुनाई जा सके, मतलब उम्र कैद भी नहीं दी जा सके। और यही कारण था कि सिर्फ 10-10 साल की सज़ा हुई उन दोनों अपराधियों को। मतलब उससे ज़्यादा सज़ा तो उस महिला ने काट लिया था। मतलब समझिए ना, उम्र कैद भी 14 साल 20 साल ये सब होता है और ख़त्म हो जाता है। उस औरत ने तो 2 उम्र कैद काट लिए। उस बच्चे का आप सोच के देखिए। खैर, ये 10 साल की सज़ा एटलीस्ट उतनी तो थी कि उस औरत को
ये जो उसके मन में था कि उसके साथ जिन लोगों ने ये दरिंदगी की है उनको सजा मिले, एटलीस्ट इतना तो हुआ। और जिसके लिए उसका बेटा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार था, जिसने अपनी माँ के लिए इंसाफ की वो लड़ाई लड़ी। मतलब सोच के देखिए, सुनने में फिल्मी लगता है लेकिन कितना पोएटिक जस्टिस है कि वो बच्चा जो उसी रेप से पैदा हुआ था, उसने रेपिस्टों को, जो उसके बाप थे, मतलब जो उसका बाप था, बाद में जो उसमें से रजी हसन उसका बाप साबित हुआ, अपने बाप को, जो रेपिस्ट था, जिसने 30 साल पहले उसकी माँ के साथ रेप किया था, उसको जेल भेजकर अपनी माँ के साथ इतने सालों बाद जो है वो इंसाफ कराया। मतलब एकदम ही पोएटिक जस्टिस है। तो ये कुछ चीज़ें हुई और ये सज़ा जो उनको मिली, उसके बाद उस औरत ने अपनी खुशी भी जाहिर की थी कि एटलीस्ट मुझे अब सुकून मिला है थोड़ा बहुत, कि एटलीस्ट वो लोग जो सज़ा डिज़र्व करते हैं, भले उतना नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सज़ा उनको मिल रही है। अब वो माँ बेटे जो है वो साथ ही रहते हैं और कहीं ना कहीं वो एक पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम किया उस बेटे ने कि मतलब माँ के लिए वो इस लेवल पे जाके लड़ाई लड़ सकता है। तो मतलब ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको पूरे डिटेल में सुनाया है। आई एम श्योर कि इतने डिटेल में बहुत कम लोगों ने ही सुनाया होगा। एनीवे, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अवेयर करने के लिए आपको जानकारियाँ देते रहें, ऐसे काले किस्से सुनाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपका बढ़ाया हौसला ही हमारी ताकत है, जो हमें मोटिवेट करता है कि हम और नई कहानियाँ और काले किस्से लेके आएँ और आपको अवेयर करें, आपका मतलब इन्फॉर्म करें, ताकि आप भी सतर्क रहें, अपने लोगों को सतर्क रखें। तो मिलते हैं काले किस्से विद नीरज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।